नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नवमांश कुंडली के लग्न और लग्नेश अनुसार जातक का प्रथम गुण और उसके जीवन साथी का प्रथम गुण। देखिए, जब यहाँ हम प्रथम गुण की बात कर रहे हैं तो वो मुख्य रूप से उसके जीवन में हावी रहेगा। गुण तो और उसके जीवन में हो सकते हैं, लेकिन जब हम नवमांश देखते हैं तो इस प्रकार के अपने लिए भी और अपने जीवन साथी के लिए भी विचार करते हैं कि ये उसका प्रथम गुण होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, कौन कौन से बिंदुओं पर हमें ध्यान रखना है और किससे हमें प्रथम गुण के बारे में पता लगेगा। पहले जातक के बारे में उसके नवमांश से विचार करते हैं। भाई आपने कोई कुंडली बनाई उसकी जातक की और उसमें उसको आपको नवमांश दिखता है कि भाई वो मेष है, वृष है, माने नवमांश के लग्न की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया भाई। जैसे फिलहाल हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया, अगर यही मान लेते कि भाई ये नवमांश है किसी का, तो ये क्या मेष लग्न है। अगर इसी प्रकार से यहाँ आ जाता है 2 नंबर, तो ये नवमांश में वृषभ लग्न हो जाएगा। फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस प्रकार से अभी हम जातक के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, यानी जिसकी कुंडली है। हालांकि आपको पता है कि नवमांश पार्टनर के लिए देखा जाता है, मुख्य रूप से भाग्य के लिए देखा जाता है, या आफ्टर मैरिज जो हम जीवन मानते हैं उसमें नवमांश कुंडली का विशेष महत्व होता है। कई ग्रहों का बल अगर नवमांश में बढ़ रहा है तो वो निश्चित रूप से उसकी जब दशाएं आती है तो उसका बेहतर परिणाम दिखाई देता है। तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो प्रथम गुण के बारे में बताई जाती हैं। अगर हमारा, जैसे मेरी कुंडली हमें बनाई है, अगर मेरा मेष लग्न नवमांश में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, मेरा लग्न कुंडली में लग्न कुछ और हो सकता है, लेकिन जब हमने नवमांश बनाया, किसी किसी का नवमांश लग्न भी वर्गोत्तम होता है, यानी जो लग्न हमारे जन्म कुंडली में वही हमारे नवमांश में, उसको बहुत अच्छा माना जाता है। उसके लिए ये गुण प्रखर माने अपने जीवन में एक्सट्रीम लेवल पर उनको लेकर जा सकता है। तो मेष लग्न नवमांश में बोलते हैं कि गुप्त लेन देन में वो माहिर होता है। ठीक हो गया। और तस्कर, इसको कोई मतलब गलत शब्द में नहीं लेना है, इसको हम वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ भी जोड़ते हैं। अब कई जगह ग्रंथ में कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं, तो ठीक है भाई, कुछ ऐसा पैसा जो सामान्यतः सबकी नज़रों में नहीं आता है, उस पैसे की भी बात करता है, लेकिन ये आयात और निर्यात की भी बात करता है। ठीक हो गया। वैसे तस्कर सुनते ही एकदम दिमाग में स्मगलिंग आ जाती है कि कुछ चीज़ों की तस्करी करता है, स्मगलिंग करता है, लेकिन वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बात कर रहा है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, लेन देन अपने गुप्त रखेगा, और ये इस प्रकार के आयात निर्यात में ये उसका प्रथम गुण होगा अगर उसका नवमांश मेष लग्न आता है। इसी प्रकार से वृष लग्न, ध्यान दीजिएगा, इसमें इसमें भी माने हमें पिंच ऑफ साल्ट, यानी कुछ चीज़ें ऐड करने के बाद ही उनको बतानी है। ठीक हो गया। मतलब आप सीधा किसी को तस्कर ऐसा बोलते हैं तो वो थोड़ा अनप्रैक्टिकल सा लगता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर हम उसको ये बात, वो ऐसे व्यापार में लगे हुए हैं जो अपने कार्य, कुछ चीज़ें वहाँ से मंगाते हैं, उसके बाद यहाँ से भेजते हैं। कई दफ़ा हम सारा विवरण देते हैं, कई दफ़ा हम सारा विवरण नहीं भी देते हैं सामान का। तो इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती है, इसलिए वो शब्द इस्तेमाल किया गया है। वृष लग्न, संग्रह, कार्य और कला, ये उसका प्रथम गुण माना जाता है। अगर नवमांश में वृषभ लग्न किसी का आ रहा है तो वो संग्रह में माहिर होता है, यानी चीजों को जोड़ने में, और इसी प्रकार का कार्य अगर वो करता है जहां पर चीजों को एकत्रण, जैसे कहते हैं कलेक्टर्स होते हैं, जो जो चीजों को कलेक्ट करते हैं, इसमें वो माहिर होता है। और मिथुन लग्न अगर हमारा नवमांश लग्न बनता है तो जातक का जो प्रथम गुण होगा, ध्यान दीजिएगा, अभी हम प्रथम गुण की बात कर रहे हैं, और एडिशनल एड ऑन होते हैं, लेकिन प्रथम गुण क्या है, वो सीखने वाला एक लर्नर होगा। जो भी नवमांश में मिथुन लग्न आता है तो, और बहुत अच्छा हम कह सकते हैं उसको शिक्षक, भाई शिक्षक वही है जो अच्छा सीखता है तभी दूसरे को सिखा सकता है। ठीक हो गया। तो बहुत अच्छा लर्नर होगा। तो ऐसी कोई संबंधित विषय को अपना सब्जेक्ट बनाता है अपने प्रोफेशनल फील्ड में, तो बहुत बढ़िया रहता है सीखने सिखाने का कार्य। फिर कर्क लगन, कर्क लगन वालों को हम जोड़ने वाला मानते हैं या खजांची मानते हैं। ठीक हो गया।
तो इसमें आप मुख्य रूप से, क्योंकि अगर हम कालपुरुष की कुंडली में बात करते हैं तो कर्क बात करता है चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव हमारे भवन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार के कोई वैचारिक चीजों को जोड़ने वाले, ठीक हो गया, परिवारों को जोड़ने वाले, ऐसा कोई भी काम, ठीक हो गया। अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, बहुत बढ़िया। आप किसी फ्रंट डेस्क पर आप बैठे हुए हैं तो बहुत बढ़िया ढंग से आप चीज़ों को एग्री करवा सकते हैं अगर नौमांश में आपका कर्क लगन आता है, ठीक हो गया। जोड़ने वाले खजांची, खजांची यानी एक कैशियर की भूमिका बहुत अच्छी निभा पाते हैं ये लोग। पैसे का कोई भी गलत व्यवहार नहीं करते हैं, उसका पूरा सही हिसाब रखते हैं। फिर बात करते हैं सिंह लग्न हमारा नौमांश में आता है तो जातक का स्वभाव कैसा होता है। जातक एक शासक के समान बर्ताव करता है। और आपको पता है जब शासक आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो लड़ने वाली भूमिका में, नहीं, वो आदेश देता है और उसको लोग स्वीकार भी करते हैं, ठीक हो गया। इस प्रकार का आदेश देने की भूमिका में रहता है जब सिंह लग्न हमारे नौमांश में आता है, ठीक हो गया। राजा में और उसके प्रधान माने उसके सेनापति में बहुत बड़ा अंतर है। कई दफा हम सिंह लग्न को भी मंगल के समान मानते हैं, नहीं। मंगल तो कमांडर हैं, सेनापति हैं, उनमें तो थोड़ा सा लुका छिपी भी है भाई। कमांडर को कई कई दफा गोरिल्ला युद्ध भी करना पड़ता है, सबके सामने भी आते हैं, बहुत बोल्ड भी हैं। लेकिन राजा तो फिर राजा ही हैं, ठीक हो गया। वो बहुत ज़्यादा उनको पता है भी हमारे साथ में लोग हैं, तो वो तो आदेश देने के लिए जाने जाते हैं, ठीक हो गया। तो इस प्रकार का सिंह लग्न जाना जाता है। कन्या लग्न अगर हमारा नौमांश में आता है तो जातक का प्रथम गुण क्या होता है, मध्यस्थ भूमिका कार्य अगर उनको कोई दे दे आप कि भाई आप कोई भी ऐसा काम जहां वो मीडियोकर की भूमिका में रहते हैं, वो बहुत बढ़िया कर सकते हैं, ठीक हो गया। कोई भी ऐसा काम, कई दफ़ा ये वाला पार्ट हमें कुछ कुछ कर्क से मैच करता नज़र आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कर्क लगन में हम एक ऐसे काउंसलर की बात नहीं कर रहे जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। वो फैमिली को रिलेट करके ज़्यादा चलता है और जो आउटलुक की बात ज़्यादा करता है, पूरी तरह प्रोफेशनल है, वो कन्या लग्न नौमांश में मध्यस्थ भूमिका, ये ज़्यादा फॉर्मल है। ये इनफॉर्मल ज्वाइनिंग की बात करता है, भाई परिवारों का मिलन और ये एम्पायर्स का, ऑर्गेनाइजेशन का मिलन कन्या लग्न बेहतर समझते हैं। वैसे भी हम कन्या लग्न को क्या मानते हैं, कन्या लग्न माने एक ऐसी लड़की जो नियमों की पक्की है। लड़की यानी जिसने अपने ब्रह्मचर्य का कह लीजिए, अपने कन्या या वर्जिनिटी का पालन किया है और कठोर पालन करती है, नियमों में चलने वाली लड़की। किसी भी फीमेल को हम कन्या नहीं बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो नियमों पर चलती है, ठीक हो गया, जो इसको अपने तप की तरह मानती है, हम उसको कन्या मान रहे हैं। और इस कारण से ही कन्या लग्न में शुक्र को आनंद नहीं आता, शुक्र सैड हो जाता है, वहां पर नीच का माना जाता है। क्योंकि कन्या तो कहाँ नियमों की पालन करने की बात कर रही है, कन्या लग्न, और शुक्र थोड़े से अपने स्वभाव को लेकर रोमांटिक होते हैं भाई। उनको थोड़ा सा, इसीलिए 12 नंबर जहाँ शॉपिंग की खुली आज़ादी है, जहाँ रोमांस कह लीजिए, और उसको जो बेड प्लेजर यानी शैया सुख के लिए जाना जाता है, कालपुरुष की कुंडली में 12 नंबर। इस कारण से हम उसके साथ इसको रिलेट करके चलते हैं भाई। जैसे ये 12वां भाव है, ये शैया सुख की बात करता है, इसीलिए वो शुक्र की फेवरेट राशि मानी जाती है, ठीक हो गया। तो इस अंतर को हमें ध्यान रखना है। तुला लग्न, तुला लग्न में जातक एक युद्ध संबंधी कला में माहिर होता है, ठीक हो गया। वैसे एक साधारण जब बात करते हैं तुला राशि की तो वो व्यापारिक सोच की बात करता है, लेकिन जब नवमांशा में हमारा तुला आता है तो वो एक युद्ध संबंधी कला में, इस प्रकार का कोई जानकार, बहुत अच्छा ट्रेनर, वो उसका बहुत अच्छा जानकार, ये इसका प्रथम गुण होता है अगर नवमांशा में तुला लग्न आता है। ध्यान दीजिएगा, वॉर रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, इन चीजों में उसका प्रथम पहला गुण माना जाता है, ठीक हो गया। फिर इसमें वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न को हम एक प्रकार का, जैसे कहते हैं ना, ले जाने वाला या वाहक की भूमिका में मानते हैं, ठीक हो गया। कोई भी इस प्रकार का कार्य कि भाई जैसे हमारी कोई ट्रैवलिंग एजेंसी है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं हम, या इस प्रकार का हमारा कोई कार्य है कि भाई हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इंचार्ज हैं, ठीक हो गया, यहां से वहां ले जाने के लिए ओवरऑल जिम्मेदार। जरूरी नहीं कि हम डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी हमारा कोई इधर से उधर चीजों को या
इंसानों को इधर से उधर ले जाने का कार्य है, वो भी वृश्चिक लग्न के लिए प्रथम गुण के रूप में जाना जाता है, उसमें माहिर होते हैं वो। फिर बात करते हैं धनु लग्न। धनु लग्न को एक प्रकार से लोक सेवक के रूप में जाना जाता है, ठीक हो गया। ये बढ़िया, अगर कोई इस प्रकार के पब्लिक सेक्टर कार्यों में लग जाते हैं तो बहुत बढ़िया दक्षता होती है उनमें, लोक सेवा इस प्रकार के कार्यों में बड़े माहिर होते हैं, ठीक हो गया। जन सामान्य के हित करने में धनु लग्न इनका ये प्रथम गुण माना जाता है, ठीक हो गया। मकर लग्न अगर आपका इसमें नौमांशा में आता है तो ये ध्यान दीजिए, ये शब्द कई लोगों को कठिन लगता है, बीभत्स कठिन सेवा कर्म, जो हमारे लिए बड़े कठिन और वो लगते हैं, ये कार्य सबके बस का नहीं है, ठीक हो गया। कोई ऐसी सेवा जो साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है, ठीक हो गया। और कई दफा हम उसको थोड़ा कठिन भी मानते हैं कि भाई जैसे अब कई लोग ऐसे कई कठिन कार्यों में लगे हुए हैं जो दूसरे नहीं सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने फार्मिंग की बात की है, तो फार्मिंग में कंपोस्ट बनाना जो साधारणतः जैसे इसमें फर्टिलाइजेशन चाहिए, उसमें कई ऐसी गैसें बनानी पड़ती हैं, वो सारी चीजें, ये शब्द को आपको बुरे दृष्टि में नहीं लेना है। जो बीभत्स का मतलब हम सामान्यतः उसको समझते हैं, ये इससे भी कोई चीज बन सकती है क्या, इससे भी कोई कंस्ट्रक्टिव बन सकता है क्या, इसको तो हम निष्कष्ट मानकर बैठे थे यार, ये इसका क्या। अब कंपोस्ट बनाना, इस प्रकार का फर्टिलाइजर, यहां तक कि जो वाइन फॉर्मेशन है, अल्कोहल फॉर्मेशन है, उसमें भी एक प्रकार का सड़ाना ही होता है, आपको पता है। फर्मेंटेशन या वेनिगर फॉर्मेशन में भी हम उसको सामान्यतः एक उस दृष्टि से भी देखते हैं कि भाई थोड़ा सा वैसा कार्य बीभत्स माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुत कार्य हैं जहां हम बैक्टीरिया वायरस की मदद से उस कार्य को प्रोसीड करते हैं, जहां फर्मेंटेशन कराते हैं, लेकिन वो बहुत मुनाफे में रहता है। वैसे आपको पता है बेकरी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें बिना बैक्टीरिया वायरस के, बिना माने यूजफुल बैक्टीरिया, ठीक हुआ। कि आपको लग रहा हो कि भाई ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। और इस प्रकार के जो भी एंटी वेनम है, वो भी हमें कई दफा ऐसा लगता है कैसा कार्य है कि ये विष से इस प्रकार का कार्य बनाने वाले लोग हैं, तो वो सब इसमें इनके प्रथम गुण माना जाता है अगर हमारा मकर में आता। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है और बड़ी पकड़ होती है इनकी। फिर बात आती है कुंभ लग्न, ठीक हो गया। कुंभ लग्न नृशंस कठोर कार्य, ठीक हो गया। ये भी एक प्रकार के नए काम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कठोरता भी ध्यान रखनी है, क्योंकि क्यों कई दफा दिमाग में आता है कि सर वैसे हम बोलते हैं कि कुंभ शनि का लिबरल फॉर्म है, फिर यहां पर एक हार्डनेस की बात क्यों होती है, क्योंकि कुंभ में हमें ये भूलना नहीं है कि राहु उसको स्वग्रही माने शनि शेयर करता है कुंभ राशि को, तो इसलिए कई दफा ये गुण भी दिखाई देता है जब हम राहु के लॉर्डशिप की बात करते हैं, क्योंकि राहु के बाद खाली बुद्धि है, सर है, ठीक है। तो ऐसा कोई निर्णय लेना हो जहां थोड़ी कठोरता दिखानी हो, थोड़ा रूथलेस होकर कार्य करना हो, ऐसे कामों में नौमांशा कुंभ लग्न अगर आता है तो उस जातक का वो प्रथम गुण मानता है, बहुत बहुत अच्छे ढंग से उसको लागू करवा सकता है, ठीक हो गया। ध्यान रखिएगा, जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनको हम वैसे ज्यादातर मकर लग्न के साथ जोड़कर देखते हैं। और कोई ऐसा जिसमें कुछ जैसे मान लीजिए कोई आर्मी के लिए कोई कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, यानी थोड़ा सा जहां एक बोल्डनेस है जिस काम में, हो सकता है कि भाई वो किसी सुदूर इलाके में हो सकता है, किसी घने जंगल में भी हो, लेकिन वहां एक बोल्डनेस चाहिए, उसको हम कुंभ लग्न नवमांश के साथ ज्यादा अच्छा रिलेट करके मानते हैं, वो उसका प्रथम गुण माना जाता है, ठीक हो गया। इसी प्रकार से मीन लग्न, मीन लग्न के लिए हम एक शौर्य या वीरता की बात करते हैं और उसमें बड़ी ज्यादा प्योरिटी है, ठीक हो गया। कोई ऐसा छुपकर प्रहार करने का कार्य नहीं है, वीरता पूर्ण कार्य करना हो तो हम मीन लग्न नवमांश का वो प्रथम गुण मानते हैं, ठीक हो गया। तो ये मुख्य मुख्य लग्न से हम जान सकते हैं कि ये जातक का प्रथम गुण हो गया, ठीक हो गया। फिर लेकिन यही बात आपको ध्यान रखनी है कि नवमांशा में टाइम एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखना है। अब बात आती है नवमांश लग्नेश अनुसार जीवन साथी का प्रथम गुण। अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है कि भाई नवमांशा के अनुसार जातक का प्रथम गुण। ध्यान दीजिएगा, ये खाली ऐसा नहीं समझना है कि भाई खाली यही गुण उसके पास है, नहीं, ये सिर्फ पहली इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी उस जातक के अंदर है, बाकी और भी कई क्वालिटी है,
लेकिन अगर वो इस क्वालिटी को समझ जाता है जातक, तो उसका भरपूर इस्तेमाल वो कर सकता है। अब आपने नवमांश देखा और नवमांशा आया, मान लीजिए नवमांशा में 5 नंबर यहां आ रहा है, ठीक हो गया। तो क्या हो गया, लियो। तो लियो का स्वामी कौन है, सूर्य। ध्यान दीजिएगा, अभी हम जो बात करने वाले हैं अपने पार्टनर, जीवन साथी के लिए, उसके लिए हम ग्रहों को यानी लग्न के स्वामी से देखेंगे, डायरेक्ट लग्न से नहीं देखेंगे। अभी जैसे सिंह लग्न था तो हम जातक के लिए शासक समान आदेश देने वाला बता रहे थे। अभी अगर उसी जातक के लिए हमने देखना है कि भाई उसके जीवन साथी का कैसा रहेगा, उसके प्रति व्यवहार, तो कहता है जीवन साथी जो है वो आपका भक्त होगा, ठीक हो गया। मतलब मेल चार्ट के लिए उसकी जो फीमेल पार्टनर है, फीमेल चार्ट के लिए उसका जो मेल पार्टनर है, तो उसके लिए, या जैसे भी पार्टनर के और भी कई प्रारूप हैं अलग अलग देशों में, आप भी समझते हैं, अब कई अलग अलग सिस्टम भी हैं भाई, ट्रांसजेंडर या समान लिंग के साथ भी कोई जाते हैं, तो भी वो हम इस प्रकार के संबंधों के साथ विचार कर सकते हैं कि भाई सूर्य, अगर वो सूर्य में आता है तो जीवन साथी का वो जातक भक्त होगा, परंतु क्रोधी और दृढ़ स्वभाव होगा उसका, ठीक हो गया। जीवन साथी का वो तो पक्का भक्त होगा उसकी, लेकिन कई दफा देखकर लगता है ये इतना ज्यादा कठोर क्यों हो जाता है अपने वाणी को लेकर। लेकिन जहां भी जीवन साथी पर कोई संकट आएगा तुरंत वो उनके प्रति एक भक्त की भूमिका निभाएंगे, ठीक हो गया। तो समझ में आया आपको कि अगर मेरा मान लीजिए नवमांश सिंह लग्न है तो सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है, और सूर्य अगर सिंह लग्न का स्वामी है तो जो मेरा पार्टनर है, मेरा जो जीवन साथी है, उसके गुणों की बात कर रहा है कि जीवन साथी डेडिकेटेड होगा, मेरे प्रति वफादार होगा, परंतु उसको थोड़ा क्रोध और वो दृढ़ स्वभाव का होगा, ठीक हो गया। बात करते हैं अगर नवमांशा चंद्रमा के लग्न का है, चंद्रमा का लग्न कौन सा है, कर्क लग्न, ठीक हो गया। चंद्रमा और सूर्य एक एक लग्न के ही स्वामी माने जाते हैं। तो कहते हैं कि अगर जीवन साथी माने हमारा जो नवमांशा चार्ट है उसमें कर्क लगन आता है तो उसका स्वामी चंद्रमा है, तो जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार, सगे संबंधी प्रसन्न, ठीक हो गया। तो वो सबके सबके साथ मिलकर चलता है, पार्टनर, ठीक हो गया। ध्यान दीजिए जातक के लिए नहीं है ये जातक की, जिस जातक की आपने कुंडली देखी उसके स्पाउस के लिए, ठीक हो गया। अगर चंद्रमा का लग्न आ रहा है तो वो अपने पार्टनर के लिए बड़ा वफादार और उसका माने उसका जो पार्टनर होगा, और सगे संबंधियों को बांध के रखेगा, पूरी ज्वाइंट फैमिली हो, पूरे बड़े परिवारों को भी साथ लेकर चलेगा। अगर नवमांशा में मंगल का लग्न आता है, माने 1 और 8, ध्यान दीजिएगा, वैसे ज्यादातर ज्योतिषविद 1 और 8 दोनों को ही सीधा सीधा मंगल का लॉर्डशिप में मानते हैं, लेकिन कई ज्योतिषविद 8 नंबर, ठीक हो गया, 8 नंबर माने वृश्चिक को जोड़कर देखते हैं केतु के साथ, और कुंभ को जोड़कर देखते हैं राहु के साथ। तो वो विषय हमें ध्यान रखना है कि अगर नवमांशा में वृश्चिक आता है तो फिर हम लॉर्डशिप केतु के साथ ले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हाइडिंग नेचर तो है मंगल की तरह। केतु में एक पराक्रम भी है भाई, जैसे बोलते हैं ना कि भाई एक कहता है भी वो पराक्रम कैसा है, जैसे कई दफा हम बात करते हैं जो ब्लाइंड फेथ करने वाले लोग, भाई सर आप जो कहेंगे मैं वो कर दूंगा, इसका कोई ऋणात्मक फायदा भी उठा सकता है, ऋणात्मक है ना, नेगेटिव भी, कि भाई हमने उसको माइंड वॉश कर दिया उसका, क्योंकि बुद्धि वो काम नहीं कर रही है उसकी, तो उसने अपने प्राणों का भी ध्यान नहीं दिया और बुद्धि लगाए बिना ही अपने प्राणों को गलत रूप से लगा दिया, ठीक हो गया। तो आप उस इंडिकेशन को समझिएगा कि कैसे जो गलत ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कोई ऐसे टेररिज्म उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, वहां भी इस केतु के गुण का नाजायज फायदा उठाया जा सकता है, ठीक हो गया। जो एक गुण है लेकिन उसका गलत दिशा में फायदा उठाया जा सकता है, ठीक हो गया। अपने आप को बलिदान कर देना, तो वो माइंड वॉश कर देते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि केतु जो है वो इसीलिए कई ज्योतिषविद मानते हैं, और बड़े, और मैंने भी ऐसा कई दफा देखा है कि भाई एकदम क्लियर कट मंगल की तरह काम नहीं करता है जो वृश्चिक है, हाइडिंग नेचर है। इसलिए ग्रंथों में यह भी लिखा है कुजवत केतु, यानी केतु के पास भी
कुछ 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 यानी मंगल के गुण हैं, कुछ कुछ। जहां पर गोरिल्ला युद्ध की बात आती है, जहां छुपकर अटैक करने की बात आती है, वहां तो केतु माहिर है, लेकिन वो खुलकर अटैक करने में नहीं जाना जाता है। ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है हमें कि मंगल का अगर लग्न मेष आ रहा है तो आपको इस गुण पर विशेष जोर देना है। रक्षात्मक होगा आपका पार्टनर, थोड़ा क्रोधी स्वभाव होगा, और वाचाल, वाचाल यानी बोलने में बड़ा माहिर होगा। ये सीधी बात है। मेष तो फिर मेष ही होता है। मेष आकार में बहुत बड़ा नहीं होता है। मेष यानी एक प्रकार की वो भेड़ की ही प्रजाति है, जंगल में रहने वाला जंगली भेड़ आप कह सकते हैं। और उसकी जो क्रोधाग्नि है, भाई आपको शायद पता होगा कि वो अग्निदेव के वाहन भी माने जाते हैं मेष, या एक प्रकार का भेड़। तो वो अगर क्रोध आ जाए उनको, तो फिर वो बड़े बड़े, अपने से भी 5 गुने बड़े आकार जानवर पर भी हमला कर देते हैं। ठीक हो गया भाई। जैसे छोटा सा कोई भेड़ है, उसको गुस्सा आ गया अगर, तो हो सकता है कि वो किसी बड़े बुल पर भी, बड़े सांड पर भी हमला कर दे, और सांड भी भयभीत हो जाएगा भाई, क्योंकि उसके अंदर पराक्रम बहुत ज्यादा है। बात यहां पर अभी मतलब आप समझ रहे हैं पराक्रम माने, इसको कैसे देखें, उसकी जितनी माने इनपुट क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशो निकालते हैं, जो उसमें एफिशिएंसी है, थोड़ी ताकत होने पर भी उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर पाता है। तो ये ध्यान रखना है कि मंगल के मुख्य लग्न में हम मेष को मानते हैं। फिर बात करते हैं अगर बुध के लग्न आते हैं, तो बुध के लग्न यानी 3 नंबर लग्न और 6 नंबर लग्न। ठीक हो गया। तो अगर ये लग्न मिलते हैं तो जातक का जो स्पाउस होगा, जातक का जो पार्टनर होगा, प्रतिभाशाली, कार्य में बड़ा कुशल होगा, सुंदर, दक्ष और बुद्धिमान होगा। ठीक हो गया। बुद्ध का है तो बुद्धिमान होना तो स्वाभाविक ही है। और बृहस्पति, अगर बृहस्पति के लग्न मिलते हैं नवमांशा में, यानी 9 और 12 नंबर, इसमें भी आप थोड़ा सा अंतर स्वयं से भी कर सकते हैं कि भाई 9 नंबर थोड़े ज्यादा मतलब ज्यादा सात्विक विचारों की बात करेगा। इसमें है वो भी सात्विक, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा राजसी गुण आ जाता है, इसीलिए वो शुक्र की फेवरेट राशि है। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं बृहस्पति का रोमांटिक फेज 12 नंबर, और ये बृहस्पति का क्षत्रिय फेज माना जाता है 9 नंबर। माने है वो, बृहस्पति को हम वैसे ब्राह्मण मानते हैं, ब्राह्मण माने ब्रह्म की उपासना करने के लिए जाने जाते हैं, ईश्वर के लिए लगे रहते हैं। लेकिन वो एक ऐसे उपासक हैं जो राजा के दरबार में एज अ मिनिस्टर वो कार्यरत हैं। यानी अगर किसी को मृत्यु दंड भी देना है, अगर किसी गलत किसी ने कार्य किया है, उसमें वो एकदम बोल्ड होकर डिसीजन देते हैं फिर 9 नंबर। ठीक हो गया। बृहस्पति का कुछ कुछ क्षत्रिय रूप दिखाई देता है, राजाओं के साथ राज दरबार में बैठने वाले बृहस्पति। और ये एक बृहस्पति का थोड़ा सा पोलाइट कह लीजिए, जल तत्व राशि है, रोमांटिक फेज की बात करता है। ठीक हो गया। तो इसमें अंतर करना हमें आना चाहिए कि सात्विक तो सदैव है वो, लेकिन मीन में सात्विक के साथ थोड़ा राजसिक रंग भी दिखाई देगा। फिर ज्ञानी है वो, और पति व्रत है। ठीक हो गया। नियमों के पाबंद। इसी प्रकार से अगर किसी माने अगर पुरुष जातक की कुंडली है ये, तो उसको जो महिला मिलेगी, वो महिला पतिव्रत का पालन करेगी। इसी प्रकार से महिला जातक की कुंडली है तो उसका जो मेल पार्टनर होगा वो पत्नी व्रत होगा। ठीक हो गया। पवित्र वंशावली। ठीक हो गया। माने हमारा अपना जो परिवार है हम उसमें भी पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसी हमसे त्रुटि ना हो। ठीक हो गया। धर्म को लेकर कोई ऐसी बड़ी त्रुटि ना हो, उसका विशेष रूप से बृहस्पति जब लग्नेश बनता है तो हमारा स्पाउस ध्यान रखता है इस बात का, धर्म संबंधी त्रुटि ना हो। शुक्र, शुक्र को हम मुख्य रूप से, वैसे मिनिस्टर तो हैं वो, लेकिन इसी कारण से सूर्य को थोड़ा सा कम रास आता है ये मिनिस्टर, क्योंकि वो भोग की कह लीजिए या लग्जरी की कह लीजिए ज्यादा बात करता है। पूर्ण रति सुख, रति सुख यानी पति पत्नी के बीच में जो संबंध है उसको पूरा उसका आनंद लेना चाहता है। ठीक हो गया। जब कभी भी शुक्र के लग्न आते हैं, इसमें भी 2 नंबर 7 नंबर में विशेष 2 नंबर को देते हैं। ठीक हो गया। अब कई लोग कहते हैं कि कैसे सर 7 नंबर तो हम उसको उसकी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं 7 नंबर,
वो ठीक है, लेकिन आप भी समझते हैं कि एक जो बात करते हैं जहाँ प्रेम संबंधों की, इसमें थोड़ी सी एक पर्दा या कहें थोड़ा शाय होना चाहिए उसको। ठीक हो गया, वो थोड़ा छुपाकर माने छुपा के माने जहां पर थोड़ी गुप्तता की बात आती है। भाई पति पत्नी के जो संबंध है वो एकदम सबके सामने ओपन करने के लिए नहीं बने, तो जहां पर भी एक पर्दे की बात आती है वो ज्यादा 2 नंबर में दिखाई देता है। 7 नंबर तो बात ही करता है कि भाई उनका ऑफिस है बृहस्पति शुक्र का। ठीक हो गया, बृहस्पति के वैसे दोनों घर हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं ना कि मूल त्रिकोण राशि माने ऑफिस, तो ऑफिस में थोड़ा फॉर्मल होना पड़ता है, तो इसीलिए हम 2 नंबर को भी ज्यादा मानते हैं। पूर्ण रति सुख और आराम पसंद, ठीक हो गया, लग्जरी का बढ़िया टेस्ट करने वाला, यानी उसका जो पार्टनर होगा। इसी प्रकार से फिर शनि का आपका लग्न आ रहा है माने 10 नंबर या 11 नंबर, तो फिर उसमें सेवा भाव, क्योंकि शनि को हम बहुत अच्छे सेवा के लिए जानते हैं, कार्य करने वाले और मेहनती, समभाव, समभाव यानी प्रजातंत्र की बात, सब में बराबरी की बात करते हैं। ठीक हो गया, तो इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। खाली जब हम शनि से विचार करते हैं तो हम मकर को ही कमांडर की फेवरेट राशि यानी मंगल की फेवरेट राशि मानते हैं, इसलिए थोड़ा सा एग्रेसिव रूप, हालांकि ये भी प्रजातंत्र की बात करता है लेकिन थोड़ा एग्रेसिव है उस चीजों को इंप्लीमेंट करने में। प्रजातंत्र के नियमों को अगर कभी मनवाने में थोड़ा उसको कठोरता भी लानी पड़े, वो कठोर हो जाता है। लेकिन 11 नंबर तो हम बोलते हैं शनि का वो रूप जो श्रम और रोजगार मंत्रालय का स्वामी है, ज्यादा लिबरल दिखाई देता है शनि कुंभ राशि में। ठीक है, वैसे भी काल पुरुष का 11 नंबर में क्या है, वो हर एक से लाभ की बात करता है, कोई भी चाहे दुश्मन भी हो, लाभ मिल रहा है तो मिलना चाहिए। इस प्रकार की दृष्टि शनि की कुंभ राशि में दिखाई देती है। तो इनमें भी आपको थोड़ा अंतर कर सकते हैं। राहु, जब अगर राहु माने ध्यान दीजिएगा, वैसे हमने ज्यादातर ज्योतिषविद 10 और 11 को एक साथ शनि के साथ जोड़ते हैं। कुछ ज्योतिषविद इसमें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि केतु को 8 नंबर के साथ जोड़ रहे हैं और राहु को 11 नंबर लग्न यानी कुंभ को लग्न को राहु के साथ और वृश्चिक लग्न को केतु के साथ जोड़ रहे हैं। तो अगर राहु का आता है तो उसमें ये वाले स्वभाव भी हम ऐड कर सकते हैं। बेहद चतुर, ठीक हो गया, कूटनीतिज्ञ और बहिर्मुखी। बहिर्मुखी यानी संसार के विषयों में पारंगत, वो उसको ज्यादा बढ़िया से जानता है। हमारा पार्टनर के बारे में बात कर रहे, इसी प्रकार से कहता है अगर केतु का नौमांश आता है माने वृश्चिक आता है, तो जो हमारा स्पाउस, जो हमारा पार्टनर होगा, वो एक साधक की भूमिका में गुप्त कार्य करने में माहिर होगा और अंतर्मुखी होगा। ये इसका प्रथम गुण है। अंतर्मुखी यानी कोई ऐसी साधना करनी हो, कोई ऐसा रिसर्च करना हो जहां ज्यादा लोगों के साथ बातचीत ना करनी पड़े, उसमें वो माहिर होता है। ठीक हो गया, तो ये नौमांशा में देखा जाता है जातक के और जीवन साथी के प्रथम गुणों को जानने के लिए। वैसे नौमांशा से बहुत कुछ देखा जा सकता है, लेकिन अभी हमने मुख्य रूप से प्रथम गुण निकालने पर बात की। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी? हम इसी प्रकार से निरंतर कोई ना कोई विषय आपको समझाते रहेंगे और वो ईश्वर का ही प्रताप है, मैं नहीं समझा सकता हूँ। अगर ईश्वर समझाना चाहेगा तो निश्चित रूप से मैं प्रयास करता रहूँगा। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।